हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। अपन लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि जितनी भी अपन इसमें रेवोल्यूशन देखेंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब अपनी, ठीक है, किससे स्टार्ट हुई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसी ने ही स्टार्ट किया था किस तरीके से नेशन स्टेट्स में अपने को कन्वर्ट करना है। उसके बाद अपन ने पूरा टाइम समझा कि नेशनलिज्म क्या होता है, एज वेल एज अपन ने लिबरलिज्म के बारे में भी समझ लिया, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसमें अपन एक एंटिटी के बारे में जान चुके हैं। और जब अपन दूसरी एंटिटी के बारे में जानेंगे तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वहां का ये महात्मा गांधी था। जैसे अपने इंडिया में महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने बहुत सारे दलित्स के लिए, जो अपने एकदम बैकवर्ड सोसाइटीज है उनके लिए कितना सपोर्ट किया, सत्याग्रह मूवमेंट, ये सारी चीजें चलाई थी। उसी तरीके से वहां पर भी एक था जो महात्मा गांधी की तरह रोल प्ले किया था जिसने, ठीक है, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है बच्चों जिसिपी मैजिनी। जिसिपी मजीनी इसको बोलेंगे, जिसिपी मजीनी, ठीक है। अब जिसिपी मजीनी क्या था बच्चों? सिंपल था, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, आपको वो याद रखना है। सो अपन ने 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। जनरली ये 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिसिपी मजीनी। तो आपको सिंपल से कहना है, ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, ठीक है। ही वाज बोर्न इन 1807। इटली में बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये जिनोवा में था, GENOA, ठीक है। GENOBA कर देंगे आप तो वो स्विट्जरलैंड में पहुंच जाएगा, लेकिन GENOA करेंगे आप, जस्ट वी हटा देंगे तो वो इटली का पड़ जाएगा। तो वो जो था जिनोवा इटली से बिलोंग करता था, इसलिए उसको अपन इटालियन रेवोल्यूशनरी बोलेंगे। ही वाज बोर्न इन 1807। he became a member of the secret society of the carbonary। बच्चों उसने एक सोसाइटी को ज्वाइन किया, सीक्रेट सोसाइटी। बच्चों लिखा हुआ सीक्रेट सोसाइटी का मतलब हो गया कि वो सोसाइटी जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनी है, जो राजा जो रूल कर रहा है उसके अगेंस्ट में बनी है। यानी वो लोग एक सोसाइटी बनी जिसमें लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सारे कौन से जो अगेंस्ट है रूल्स के, रेगुलेशंस के, जो किंग ने पर्टिकुलर या एब्सोल्यूट मोनार्क ने जो बनाया उनके अगेंस्ट में जो जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि एक जेकोबिन क्लब था। तो सोसाइटी का नाम क्या था बच्चों? कार्बोनरी। फिर क्या किया उसने? when he was 24 years old he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। जब वो 24 इयर्स का था, यानी 1807 से 24 जोड़ेंगे तो 1831, जब वो 1831 में था तो विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्रेट सोसाइटी जिसने उसमें ज्वाइन किया था, उसके रेवोल्यूशन के आइडियाज को वो सीख के उसने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशन लिगुरिया में। इसका मोटिव ये था कि लोगों तक पहुंचाए कि नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। इसीलिए उसको एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल का मतलब देश निकाला, एग्जाइल मतलब देश निकाला, देश से उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। आफ्टर दैट ही फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेल्स एंड सेकंड यंग यूरोप इन बर्न। जिस तरीके से सीक्रेट सोसाइटी में काम किया था उसने, उसी तरीके से 2 और सोसाइटी फाउंड करी, क्रिएट करी। पहली का नाम था यंग इटली जो मार्सेल्स में थी, और दूसरी का नाम था यंग यूरोप जो बर्न में थी। अब इन दोनों सोसाइटी का भी बच्चों वही मोटिव था जिस मोटिव वाली सोसाइटी में उसने एंट्री ली थी, जो कार्बोनेट में, ठीक है। इसका भी ये मोटिव था कि नेशनलिज्म को स्प्रेड करना है, ठीक है, जितना हो सके इक्वालिटी को स्प्रेड करना है, लिबरलिज्म को स्प्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि उसका मानना था दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अगर गॉड ने नेशंस बनाए हैं तो वो सबके लिए इक्वल बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि मेन के पास ज्यादा राइट्स होंगे या वुमेन के पास राइट्स कम होंगे। हम लोगों को एज अ नेचुरल यूनिट, ठीक है, एज अ नेचुरल यूनिट नेशंस पे डाला गया है। किसी के पास बाउंड्री नहीं है कि हाँ ये राजा है या फिर हम लोग प्रजा है, ऐसा कोई भी सिनेरियो फिक्स नहीं किया गया है। तो वो यही चीज को स्प्रेड करना चाह रहा था कि वी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, एवरीवन इज इक्वल। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका मोटिव क्या बन गया कि इटली को यूनिफाई करना, इटली को यूनिफाई करना, क्योंकि इटली का जो नॉर्थ पार्ट है वो है ऑस्ट्रिया। तो इटली को यूनिफाई करना उसका मेन मोटिव बन गया उस टाइम पे। और धीरे धीरे वो यही चाहता था कि छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, उन सारे स्टेप से क्या हो जाए, इटली को यूनिफिकेशन मिल जाए। अब इसको देखते देखते बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज बनी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड के अंदर। और इन सब सोसाइटीज की वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे, जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स के फेवर में थे, वो सबको डर लगने लग गया कि कहीं कल को मजीनी मजीनी जो है वो हर तरफ से अपनी सोसाइटी को एक्सपैंड ना कर दे। इसकी वजह से
और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए कंजर्वेटिव्स के लिए। ठीक है बच्चों, लेकिन मजीनी ने एग्जाइल होने से पहले, जब मजीनी को एग्जाइल किया गया, जब देश निकाला किया गया, उससे पहले धीरे धीरे करके उसने एक छोटा सा रेवोल्यूशन लड़ा था। ठीक है, फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर नहीं, मतलब फ्रांस की हेल्प के साथ। ठीक है, तो अब जब वो फ्रांस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करते रह गए कि हाँ ठीक है, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लिबरल्स, नेशनलिस्ट, इन सबके जो आइडियाज है रेवोल्यूशन के स्प्रेड करने के, वो उनको कंट्रोल करने में रह गए। लेकिन उस टाइम पे जो मजीनी था, उसने फ्रांस की हेल्प लेके जो ट्रीटी ऑफ वियना था, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर वो नहीं टूटता तो रेवोल्यूशन कहीं नहीं हो पाता। कहीं पर भी आज अपन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख पाते, इवन इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ पाता अगर वो फ्रांस का सर्कल ब्रेक नहीं होता। मजीनी ने फ्रांस के सर्कल को ब्रेक कर दिया। याद आ रहा है आपको, फ्रांस के जो नॉर्थ में था बेल्जियम, बेल्जियम को लेके चला गया था नेदरलैंड। ठीक है, उसके बाद अपना फ्रांस के ईस्ट वेस्ट साउथ अपने उस तरफ भी देखा था। तो इन सब में से मजीनी ने तो फ्रांस के नॉर्थ को ही इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बेल्जियम की कहानी बच्चों अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पावर शेयरिंग के अंदर, कि उसके अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी कैपिटल सिटी के अंदर वो फ्रेंच है। ठीक है, और माइनॉरिटी पूरी कंट्री के अंदर फ्रेंच है। 40% लोग जो है वो फ्रांस स्पीकिंग है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस के ही लोग हैं वो। तो फ्रांस ऑब्वियसली बात है फटाफट से हेल्प वहां पे करेगा। तो मदरी ने क्या कर दिया, फ्रांस की हेल्प लेके एक अपीवल कर दिया, एक रेवोल्यूशन का स्टार्ट कर दिया नेदरलैंड्स के अंदर। और उसका मोटिव यही था कि बेल्जियम को वहां से आजाद करे, वो जो सर्कल क्रिएट किया गया था ड्यूक मेटरनिक का, वो उसको तोड़ दे। और बच्चों उसने ज्यादा टाइम लिया भी नहीं, उसने उसने इसको मई के एंड में आते आते स्टार्ट किया रेवोल्यूशन, और ठीक 2 महीने के अंदर इसको खत्म भी कर दिया। इसको अपन जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन में सिंपल सी बात है कि जो बेल्जियम है वो आजाद हो गया था अपने नेदरलैंड से। ब्रसेल्स को उसके राइट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिल गया था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। जेसीपी मजरी ने ऐसा किया। वो बात अलग है, उसने इटली को भी यूनिफाई करने की स्टार्टिंग करी थी, तो जो यंग इटली बनाई मार्सेल्स के अंदर, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन बेल्जियम को आजाद करने में प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल रहा। ठीक बच्चों, ये था जेसीपी मैजनी के बारे में। अब अपन एक और चीज पढ़ लेते हैं बच्चों आज, कि किस तरीके से जो ग्रीस है वो आजाद हुआ। ठीक है, ग्रीस बच्चों, सबसे पहले आपको ग्रीस की छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि एक ऑटोमन टर्की था। ठीक है, वो बहुत बड़ा रूलर था। उसके अंडर में 11 कंट्रीज थी, 11 कंट्रीज। ठीक है, और वो सारी की सारी कंट्रीज जो थी ना, उनके ऊपर वो अकेला रूल करता था। एब्सोल्यूट मोनार्क था वो, बहुत बड़ा रूलर। उसके अंडर में 11 कंट्री, उसमें एक कंट्री थी ग्रीस। ठीक है, अब ग्रीस तक कैसे ना कैसे करके जेसीपी मजीनी के जो आइडियाज थे नेशनलिज्म के, लिबरलिज्म के, वो स्प्रेड होना शुरू हो गए वहां पर। अब ऑब्वियसली बात है, लोगों को जब पता पड़ जाएगा कि नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, तो लोग इजीली उससे कनेक्ट हो सकेंगे। और कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आजादी, इंडिपेंडेंस की बात भी छेड़ी जाएगी। तो अब ग्रीस के अंदर क्या हुआ बच्चों, कि जब उसने वॉर लड़ी ऑटोमन एम्पायर से अपनी आजादी के लिए, ऑटोमन टर्की से, तो ऑटोमन टर्की ऑब्वियसली बात है इतना पावरफुल था, उसने बहुत इजीली ग्रीस को हरा दिया और इतनी तरीके से उसको डेवास्टेट कर दिया कि वो वापस स्टैंड ही नहीं ले सकता। उसने इतना बुरा हरा दिया था, मतलब ग्रीस के पास पैसे नहीं बचे कि वो खुद को रिपेयर भी कर सके। तो वॉर तो दूर की बात है, 1821 के अंदर उसने वॉर में इतना बुरा हरा दिया था कि ग्रीस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। तो बच्चों उस टाइम पे, वैसे ग्रीस जनरली पोएट्स, आर्टिस्ट, इनकी कंट्रीज है, ध्यान रखना ना कि ग्रीस में जनरल जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश पोएट्स, आर्टिस्ट, इनकी ज्यादा मिलेगी। तो वहां पे बच्चों सबसे बड़ा जो पोएट था उसका नाम था लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन, ये वहां पे बहुत फेमस था। ठीक है, हर कोई इसको नाम से जानता था कि हाँ ये लॉर्ड बायरन है। अब लॉर्ड बायरन जो है ना बच्चों, उतना ज्यादा फेमस था कि उसकी लोगों ने सुनना स्टार्ट कर दिया था। वो उसका जो इम्पोर्टेंट काम था वो यही था। उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि ग्रीस जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट लड़ रहा है, जो उसकी आर्मी है वो ऑटोमन एम्पायर से लड़ रही है, लेकिन जो ग्रीस के लोग हैं, जो ग्रीस का पॉपुलेशन है, वो उस आर्मी की सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी वो हेल्प नहीं कर पा रहा। तो वो लॉर्ड बायरन ने फैसला उठाया कि हम लोग जो है, हम लोग सारा मिलके सपोर्ट करेंगे ग्रीस की आर्मी को और ऑटोमन एम्पायर से फिर लड़ेंगे। अब कैसे करेंगे, इसने क्या कर दिया, लॉर्ड बायरन ने फंड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया वॉर के लिए। एक 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 घर जा जाके ग्रीस में जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबके पास से जाता था। 1821 के बाद से ही, जब वो हार गया ग्रीस, उसके बाद सबके घर गया एंड ही कलेक्टेड फंड्स फॉर वॉर।
सबके घर में उसने पैसे इकट्ठा स्टार्ट कर दिया, जितने जितने लोग दे सकते थे। बट बच्चों पैसा इकट्ठा करते करते ही डाइड बिकॉज ऑफ हाई फीवर। जैसे अपने इंडिया में ना अपन ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, तो एक तरीके से ये जैसे अपने माइथोलॉजी में साईं बाबा थे, ठीक है, उस तरीके से इसने सब जगह पे फंड्स को कलेक्ट किया एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ हाई फीवर। और वो जैसे ही मरा ना, उसके मरने के बाद लोग अपने आप इतना ज्यादा यूनाइट हो गए, और यूनाइट होने के बाद जो मिलिट्री थी उसका का पूरा साथ दे दिया। वॉलेंटरी लोग जो हैं वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, आर्मी के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं। सबका एक ही मोटिव बन चुका था कि अब हम जो है आजादी हो जाएंगे, अब हमको ऑटोमन एम्पायर से आजादी मिल जाएगी और उनको वो लेनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ लॉर्ड बायरन, उसकी याद में। तो फाइनली बच्चों ये हुआ 1824 के बाद, जब वो मरा ना 1824 के अंदर लॉर्ड बायरन 3 साल के अंदर, उसके बाद उन्होंने वॉर लड़ी। जो पैसा उसने इकट्ठा किया था उन्हीं से सारे एम्यूनिशंस, वेपन सब कलेक्ट किए, परचेज किए, और फाइनली उसने वॉर लड़ा। और पता है बच्चों इस बार वो जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को समझ में आ चुका था कि ये लोग यूनाइट हो चुके हैं, आज अगर वो इनको फिर हरा देगा तो ये फिर से वॉर करेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस बार ये हार जाते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस उसकी अदर 10 कंट्रीज पे ना हो जाए, इनका इन्फ्लुएंस उनकी अदर 10 कंट्रीज पे ना हो जाए, उसके हाथों से दूसरी जो कंट्रीज हैं वो भी चली जाएंगी। उसको ये डर था, तो वो डर मिटाने के लिए उसने क्या कर दिया, ग्रीस को आजादी दे दी, ठीक है तुम जाओ, आजाद हो जाओ। तो इस तरीके से जो ग्रीस है वो 1832 में आजाद हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर ट्रीटी साइन करी गई, उस ट्रीटी के अंदर लिखा गया कि ग्रीस जो है वो आज से एक इंडिपेंडेंट नेशन। छोटी सी कहानी बच्चों, ज्यादा डेप्थ में नहीं है इसका, मैक्सिमम 3 मार्क्स में आता ही है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, या फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस तरीके से। तो कंटेंट जो है बच्चों अपन देख लेते हैं। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप। जैसा मैंने आपको इंग्लिश पोएट्स, आर्टिस्ट, इन सबसे ही बना हुआ था। धीरे धीरे करके जो पोएट्स, आर्टिस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। अगेन मुस्लिम एम्पायर कौन सा अपने यहाँ पे? ऑटोमन टर्की की बात कर रहा है, ऑटोमन टर्किश जो एम्पायर था पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बारे में अपन और डेप्थ में पढ़ेंगे अपने दूसरे चैप्टर में कि ऑटोमन टर्की यहाँ पर पूरा डिफीट होने के बाद किस तरीके से उसके जो 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो इंडिया में भी आए थे, पता है। ऑटोमन टर्की के जो दोनों ब्रदर्स थे वो इंडिया में भी आए थे, इस्लामिक वर्ल्ड से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, फाइनली उसके बाद अपने को ये देखने को मिला with the help of Lord Byron, जिसने पैसा कलेक्ट किया, कि it is important to note that Greece had been a part of the Ottoman Empire, but finally the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। क्योंकि बच्चों लॉर्ड बायरन जो है वो मर गया था 1824 में, उसने ही सारे पैसे इकट्ठा किए थे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप नोट्स बना लीजिएगा। ध्यान रखना, टोटल आगे अपन फिर पढ़ेंगे ऑटोमन एम्पायर के बारे में, उसकी एक कंट्री के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया है, अदर 10 कंट्रीज में क्या चल रहा था उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। गलत बोल गया, ठीक है। चलो बच्चों, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय बच्चों।